मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर दूसरे मरहले की तैयारी कहा जा रहा है कि हो रही है और इम्कानात इस बात के मौजूद हैं। आपको क्या लगता है बात कहाँ खत्म हुई थी और कहाँ से शुरू हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। जब ईरान के वजीर खारजा ने ये बात कही कि सारे मामला तय हो चुके थे और फिर अचानक ही बहस चले गए, तो मुझे याद आया कि तकरीबन यही मामला ओमान के वक्त भी हुआ था। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इस दफा जो वाइस प्रेसिडेंट जब गए हैं तो उन्होंने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दे करके, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमने कुछ शराइत रखी थी। ईरान उनको अभी तक उसने माना नहीं है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि अमेरिकी साइड जो है वो कोई ना कोई समझौता चाहती है और जल्द चाहती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे जो सियासी दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। और वहां पे अमेरिका की आवाम भी पहली बार ये आवाज उठा रही है कि ये इसराइल कौन है जो हमें अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। आपने देखा था सेक्रेटरी कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं, सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन जो नेशनल वो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं। दोनों ने ये कहा कि आज तक ये नेतन्याहू ने हर सदर से कोशिश की, प्रेसिडेंट बुश से भी, बाइडेन से, ओबामा से, लेकिन ये यही इनके जाल में आ गए। तो गोया अमेरिका के अंदर और रिपब्लिकन पार्टी को भी एहसास हो रहा है कि ये जंग अगर खत्म ना हुई तो या तो ये जंग जीत लेते, और जीतने का चांस कोई नहीं। ये जितना अभी इन्होंने ब्रावडो किया है कि जी मैं ब्लॉकेड का ब्लॉकेड करूंगा, तो मैं देख रहा था कि कम से कम दो एडमिरल्स की मैंने बयानात देखे और एक पेंटागन के एक ऑफिशियल का देखा, तो सारे कह रहे हैं कि ना ये फीजिबल है और ना सस्टेनेबल है। ऊपर से चीन ने भी ये बयान दे दिया और चीन के जहाज गुजर भी गए, अभी खबर थोड़ी देर पहले की है कि वो गुजर भी गए और कुछ नहीं हो सका। तो मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ऑफ रैंप चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या वो वाइस प्रेसिडेंट को ये करने देते वहां पे, या वो खुद करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में जिस किस्म की वो शख्सियत हैं वो ये काम खुद करना चाहते हैं, ताकि वो ये कहें कि जहां मैंने 8 जंगें रुकवाई थी वहां मैंने ये नवी भी रुकवा दी है। और ये करना भी चाहते हैं अपने चीन के दौरे से पहले, जो 14 मई को वहां पे दौरा है, उनके साथ बातचीत है उससे पहले पहले। तो मुझे तो हर लिहाज से ये लगता है कि ये मुलाकात होगी यहीं पे, शायद इस्लामाबाद में उसके ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ईरान तो बिल्कुल यही इशारे दे रहा है जिस तरह आपने कहा कि वो इस्लामाबाद में करना चाहता है। और अमेरिका भी मेरे ख्याल में आ जाएगा, और कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। आपने कुछ और भी जिक्र किया कि सऊदी अरब की तरफ से भी ये है कि ये जो नाकाबंदी आप कर रहे हैं, सिर्फ सऊदी अरब नहीं पूरा यूरोप जो है, आपने देखा कि ये जो बरतानिया और फ्रांस के जो मीटिंग उन्होंने कॉल की वो इसीलिए की क्योंकि ये नाकाबिले अमल है और इसका नुकसान कहीं ज्यादा होगा, फायदा कोई नहीं होगा। और अगर खुदा न खास्ता चीन के जहाज पर या रूस के जहाज पर वो हमला कर देते हैं, तो ये तो फिर यानी जंग का दायरा बहुत फैल जाएगा ना खित्ते से बाहर निकल के। और इसका तो खतरा है कि भाई तीसरी आलमी जंग भी लग सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पे अब यही दबाव है, अस्करी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी, कि इसको किसी तरह किया जाए। पाकिस्तान के जो वजीर आजम दौरा कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सबको ऑन बोर्ड करना जरूरी है। जब यहाँ पे 4 वज़राए ख़ारजा मिले थे उस वक्त भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे चीन, जो बड़ा अच्छा किया। और अब फिर एक बार फिर उन्होंने जो दौरा कर रहे हैं, इन सबको ऑन बोर्ड करना चाहिए, क्योंकि बाद में जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनना है इस जंग के बाद, उसमें ये सारे के सारे मुल्क जो है वो अहम होंगे। उसमें इजाज़ साहब एक बहुत अहम नुक्ता जो कि इन मुज़ाकरात के बीच में आया वो था कि ज्वाइंट नेविगेशन ऑफ सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, जो आपनाए हुर्मुज के हवाले से, कि जाहिर है ईरान तो इजाज़त नहीं देगा कि अमेरिका जो है वो इस रीजन के अंदर इसको कंट्रोल करे। तो आपको कोई उसकी पॉसिबिलिटी भी लगती है? और ये भी जाहिर है कि अभी कुछ कुछ भी हतमी तो है नहीं, मगर ये पेपर के ऊपर इस तरह की कोई प्रपोजल जो है वो आ सकती है? ईरान के लिए शुरू से ये एक तलाश थी कि जो भी पीस सेटलमेंट हो उसका गारंटर को हो। कभी वो चीन का नाम लिया जाता था, कभी रूस का लिया जाता था, तावक्ते कि उनको पता चला कि स्टेट ऑफ हर्मुज उनकी गारंटी है। जब तक स्टेट ऑफ हर्मुज उनके कंट्रोल में है कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आज उसको वो छोड़ेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि उन्होंने बहुत पहले, मैंने सुना है कि 70s में उनका एग्रीमेंट हुआ था, जब उन्होंने मैरीटाइम बाउंड्री ओमान के साथ की कि हम मिलकर इसको करेंगे मैनेज। फिर वो इनकलाब आ गया, वो मामला खटाई में पड़ गया। 2015 में दोबारा उनका एग्रीमेंट हुआ कि अच्छा जी ये हमारी मैरीटाइम बाउंड्री होगी। तो एक टेसिट अंडरस्टैंडिंग है उनकी कि उनक्लास के तहत, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ द सीज के तहत भी ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो ओमान और ईरान मिलकर कर सकते हैं। अब क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब को वो उसमें इन्वॉल्व करेंगे मुझे नहीं पता,
क्योंकि ईरान और ओमान अगर कोई तय कर लेते हैं कि ये जहाज यहाँ से सारे गुजरेंगे, तो फिर तो हमला या किसी के होने का कोई चांस ही कोई नहीं। सिर्फ एक फर्क है कि क्या ईरान और ओमान मिलकर को टोल लगाएंगे उसके ऊपर कि नहीं। उस पर भी मुझे पता चला है कि जो ईरानी एक्सपर्ट यहाँ पे साथ आए हुए थे, कानूनी एक्सपर्ट, वो को मोंटेगो कन्वेंशन का हवाला दे रहे हैं, जिसमें तुर्की ने जब डार्डेनेल्स के ऊपर अपने राइट्स असर्ट किए तो पहले तो दुनिया नहीं मानी। उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन के दरमियान, लेकिन बाद में तुर्की ने उसके ऊपर अपना टोल जो है वो लगा दिया। तो मुझे लगता है कि ईरानी जो है वो कानूनी लिहाज से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं और शायद काइनेटिकली भी कोई ना कोई अरेंजमेंट करना होगा। वो जो हो सकता है कि जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हो जिसमें गल्फ की रियासतें हों, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान भी, तो उस वक्त कोई इस किस्म का अगर अरेंजमेंट करते हैं तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान की शायद प्रेफरेंस ये होगी कि वो और ओमान मिलकर कोई इसके ऊपर कोई एक रिजीम तय करें। और जैसे ये जो यूरेनियम की अफसूदगी का मसला है, जाहिर है कि कहा ये जा रहा है कि टॉक्स तो यहाँ पे आके जो है वो उसमें स्टैंड ऑफ आया है या एक रुकावट पैदा हुई है, और वो ये थी कि वो कहते हैं जी 20 साल के लिए आप रोक दें, वो कहते हैं 5 साल के लिए ईरान कहता है रोक दें। तो ये जो, और फिर हमारे कुछ ऐसी भी बात आई है कि रशिया को वो इस पूरे सिलसिले से ईरान से जो है वो कह रहे हैं जी आप कट ऑफ करें। तो आपको लगता है कि ये जो यूरेनियम की अफसूदगी है इसके ऊपर कोई कंसेंसस हो सकता है इस मामले के ऊपर? देखिए, पहले तो होता रहा है ना कंसेंसस। ईरान 2015 का जो एग्रीमेंट है उसमें भी मान गया था, और ओमान के वजीर खारजा के मुताबिक 27 फरवरी को, यानी इस जंग के शुरू होने से एक दिन पहले, वो मान गए थे ईरानी। लेकिन मुझे कुछ ऐसे तासुर मिल रहा है कि अब ईरानी अपनी पोजीशन इस पे थोड़ी सख्त कर रहे हैं। एक तो मुझे जवाद जरीफ साहब, जो उनके नेगोशिएटर थे, वजीर खारजा रहे, बाद में नायब सदर रहे, उनका जो आर्टिकल था फॉरेन अफेयर्स में, उसने ये तासुर दिया कि अब वो रीजनल अरेंजमेंट भी चाहते हैं। गोया वो ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम क्यों खतरा नजर आ रहा है, इसराइल का क्यों नहीं खतरा नजर आ रहा, और उस ऐसी रिजीम बनाएं जिसमें ये दोनों मुमालिक भी शामिल हो, और बाकी खित्ते के मुमालिक जो हैं अगर वो ये एटॉमिक एनर्जी लेना चाहते हैं वो भी उसका हिस्सा बने। मुझे नहीं पता कि वो इस वक्त वो तय हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, लेकिन ये जरूर है कि ईरान कोई ना कोई कंसेशन इसके ऊपर दे देगा, क्योंकि वक्ती तौर पर ईरान को ये अमन का मुआहदा उतना ही चाहिए जितना अमेरिका को चाहिए, और चूंकि ये पहले दे चुके हैं ये, और इनके ऊपर अभी तक तो पुराने जो आयतुल्ला थे, पुराने 2 इमाम जो थे, उनकी तरफ से तो वही फतवा था कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने चाहिए। अब नए इमाम जो है या नए राहबर जो हैं, वो जब रूबसहत हो जाएंगे और वो फिर अपनी पॉलिसी वाजे करेंगे तो उसको पता चलेगा। अभी फिलहाल मेरे ख्याल में ईरान कोई ना कोई एक परसेंटेज है उसके ऊपर शायद वो मान जाए, ताकि कोई ना कोई पीस एग्रीमेंट हो जाए। जी जैसा, अब इसमें पाकिस्तान का किरदार जो है वो कितना अहम है, क्योंकि हम इसके ऊपर बहुत बात कर चुके हैं, पिछले 2 हफ्तों से यही बात जेरे बहस है कि पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन क्या जो पोस्ट वॉर अरेंजमेंट है उसमें पाकिस्तान इतना अहम रोल प्ले कर पाएगा, या इस पूरी जो इसको यानी जो सिचुएशन है जो कि पाकिस्तान की फेवर में है इस वक्त, इसको क्या पाकिस्तान अब इस्तेमाल कर सकेगा अपने हक में, और किस तरह वो इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ईरान के वजीर खारजा ने भी जो बयान दिया और वाइस प्रेसिडेंट बैस ने जो बयान दिया, दोनों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की। सिर्फ हॉस्पिटैलिटी नहीं, मेरे ख्याल में एक्टिवली मदद की है, वो कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए, जो बहुत अच्छी बात है। अब अगर बाद में जब कोई एग्रीमेंट हो जाता है और कोई किसी किस्म का नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनता है, क्योंकि अमेरिका के जो अड्डे हैं वो अब उस तरह की इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं खलीजी रियासतों को, तो जो उसमें पाकिस्तान का यकीनन किरदार होगा। पहले ही बात हो रही है कि जीसीसी के मुल्क तुर्की और पाकिस्तान, और शायद उसमें मिस्र भी आना चाहे, और शायद उसको ईरान को भी शामिल करना पड़े, और चीन का और रूस का भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा, तो पाकिस्तान बिल्कुल इसके बीच में होगा। अब आप ये कह रही है कि पाकिस्तान किस तरह इसका फायदा उठा सकता है। देखिए, पाकिस्तान का जो इस वक्त अस्करी प्रोफाइल था, जो मई 2025 की भारत के साथ जंग के बाद से था, और अब जो सफारती प्रोफाइल बना है, तो पाकिस्तान की शनाख्ती दुनिया में बदल गई है। अब ये पीस मेकर के तौर पर उभरा है, जबकि भारत की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के तौर पर देखा जाए, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी स्पेस पैदा हो गई है, और इसमें कई ऐसे काम हैं जो हमें फौरी तौर पर करना पड़ेंगे। एक तो ये कि ये आइंदा कभी ऐसा शौक आए ऑयल एंड गैस का, तो हमें उस पर अपनी जो इन्हिसार है
अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने की जरूरत है। तो मैंने देखा है कि कई मशवरे हुकूमत को मिल रहे हैं और कुछ मशवरों पर हुकूमत बड़ी संजीदगी से गौर भी कर रही है। मिसाल के तौर पर ये सोलर सोल्यूशन जो है, अब 25% इसका आपके पास रूफटॉप जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी की हो रही है। लेकिन असल कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मसला है, जहां पाकिस्तान को $20 बिलियन खर्च करने पड़ते हैं। उस ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से आप इलेक्ट्रीफाई किस तरह करते हैं? गोया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो इस वक्त सिर्फ 1% ऑफ द टोटल व्हीकल्स हैं, उनको किस तरीके से ज्यादा बना सकते हैं। फिर आप रेल नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करें और उसको फिर अपना जो आपका मिनरल डेवलपमेंट को सोलराइज करें और अपनी एग्रीकल्चरल को जो आप ट्यूबवेल चलते हैं ये वो सारा सोलराइज करें। सिर्फ इसके अंदर जो एक मसाइल थे वो थे आईपीपीज के, और मुझे पता चला है कि उसके ऊपर काफी बातचीत तेजी से चल रही है रीनेगोशिएट करने की उन एग्रीमेंट को। तो अगर ये हो जाए तो मैं समझता हूँ इस मैदान में पाकिस्तान की जो डिपेंडेंसी थी ऑन ऑयल एंड गैस में काफी हद तक कम हो सकती है। दूसरा तरीका यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर हब बन सकता है। देखिए अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर फंसी हुई हैं बंदरगाहें, उनकी बनिस्बत पाकिस्तान की जो बंदरगाहें हैं, कराची है, पोर्ट कासिम है, हत्ता के गवादर भी, ये कहीं ज्यादा बेहतर है। तो कनेक्टिविटी के लिए और ट्रांसशिपमेंट के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहें कहीं ज्यादा है और हमें उसकी पूरी तरह तैयारी भी करनी चाहिए। और तीसरा यह है कि जो कैपिटल पाकिस्तान से गया था, हमने सुना है कि खाली यूएई के अंदर $18 बिलियन गए थे। एक मलिक ऐसा भी सुना है $6 बिलियन ले गए, खुदा जाने ये फिक्र सही है कि नहीं। लेकिन अब मैंने यूएई के अंदर बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देख रहा हूं कि जनाब आप अगर हमारे पास आना चाहें तो हम आपको रेजिडेंट परमिट की भी जरूरत नहीं, आप कंपनी खोल सकते हैं, आप हमारे बैंक में पैसे रखेंगे तो हम 1.5% ज्यादा देंगे ओवर एंड अबव वगैरह वगैरह। हमें भी अब इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि वो कैपिटल जो गया है, इस वक्त पाकिस्तान की हवा अच्छी है, उसको वापस लेकर आए किसी न किसी तरीके से। तो काफी काम है जो इस वक्त मेरा ख्याल है हुकूमत बड़ी संजीदगी से गौर कर रही है। अगर वो करे सारी तो मैं समझता पाकिस्तान के आम आदमी को भी बहुत फायदा होगा और पाकिस्तान की इक्तिसाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे दिन नजर आ रहे हैं मुझे। सर आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको बयान किया है। आज अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं जो कि इस बात का, आपकी जो बात है उसको वो कंफर्म करें। ये भी बताइए कि ये जो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन है, इसकी क्या इसको शामिल कर सकते हैं कि पाकिस्तान को इजाजत दी जाए कि अपने हिस्से की जो गैस है वो यहाँ से, या पाइपलाइन जो है वो यहाँ से बना सके? तो क्या पाकिस्तान इसका लेवरेज ले सकता है इन पूरी टॉक्स का कि हमें बदले में कम से कम गैस पाइपलाइन और एक दो और जो चीजें हैं उसके ऊपर पाकिस्तान निगोशिएट कर सके? देखिए इकोनॉमिक सैंक्शंस, मुझे नहीं पता इस पीस सेटलमेंट में इकोनॉमिक सैंक्शन उतर रहे हैं कि नहीं। ईरान की तो डिमांड है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस भी आप खत्म करें और हमारे फ्रोजन एसेट्स जो है वो भी आप हमें रिलीज करें। मुझे नहीं पता उसमें शामिल हो सकेंगे कि नहीं। लेकिन आप सही कह रही हैं कि पाकिस्तान की कोशिश होनी चाहिए कि ये एक एक्सेप्शन जो है हम उधर से ले ले। अब उसमें जो मसला है वो सिर्फ ये है कि उसकी जो पाइपलाइन है, यानी अगर गवादर तक लाते हैं वो तो 70 किलोमीटर, ईरान वाला वो पार्ट आसान है। उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आपको नवाबशाह तक जो 600 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी है, वो प्रोजेक्ट किसको देंगे? वो आसान प्रोजेक्ट नहीं है, $multi-billion प्रोजेक्ट है। ठीक है, चाइनीज कंपनीज या और भी शायद आना चाहें तो इसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन अगर ये गो हेड मिल जाए कम अज कम, तो आपके पास यकीनन कंसोर्शियम बन जाएंगे, ये काम करना चाहेंगे। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, ईरान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल में ईरान को भी और पाकिस्तान दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि ये वेवर अगर हमें मिल जाए ईरान से गैस लेने का, तो वो कोई ना कोई कंपनीज आके वो पाइपलाइन बिछा के तो मेन जो हमारा नेटवर्क है उसके साथ जोड़ देंगी। अगर ये हो जाए, नथिंग लाइक इट। और सर अभी ये जो बर्तानिया और फ्रांस के दरमियान जुम्मे को होने वाली ये कॉन्फ्रेंस, यानी यूरोप का टिल्ट आप क्या देख रहे हैं इस पूरे तनाज़े के अंदर? वो ज़ाहिर है कि एक रहे हैं पार्टी, उन्होंने अमेरिका को रिफ्यूज भी किया है बहुत सारे मौके के ऊपर, लेकिन अब आगे उनका ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट होगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या लगता है कि वो किस तरफ देख रहे हैं? देखिए यूरोप के लिए ये दोनों ने जो भी मीटिंग कॉल की है, फ्रांस और यूके ने, यूके तो वो था जो अमेरिका की आंखें बंद करके एंडोर्समेंट करता था पॉलिसीज की। आज उन्होंने कहा कि ये ब्लॉकेड रियलिस्टिक नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, और वो बल्कि वो मीटिंग कन्वीन कर रहे हैं ताकि अमेरिका को ये पैगाम दे सके कि देखिए कितने मुल्क ये समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो वो फासला बहुत बढ़ा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और यूरोप के दरमियान। बल्कि जब उन्होंने कनाडा और ग्रीनलैंड वाली बात की थी ना, तो उसके बाद ये यूरोपीय लीडर जो है ना, बारी बारी सारे बीजिंग गए थे। मुझे याद है कि पहले प्राइम मिनिस्टर कार्नी गए
उसके बाद मैक्रोन गए, स्टारमर गए और जर्मन चांसलर भी गए। तो गोया वो सारे यूरोप को समझ आ गई है कि हमने अब अपनी चॉइसेस खुद बनानी है। बल्कि कल मैं जर्मन एक तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चंद सालों में आप देखेंगे कि जर्मनी विल बी दी थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, जो एक लिहाज से थोड़ा सा लोगों को चौंका भी देगा, क्योंकि जर्मनी तो बड़ी मिलिटेंट नेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा वो आम हो जाए। लेकिन ये मामला उस तरफ ही चल रहा है। अगर चाहे जर्मनी ये भी साथ कहता है कि हम पूरे यूरोप के लिए मिलकर एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं, तो काफी फासला जो है अमेरिका पे और यूरोप में आ गया। तो यूरोपियंस अपनी चॉइस ऑप्शंस खुली रखना चाहते हैं। वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि रेशियल स्टॉक एक है, पुरानी तारीख है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी के बाद भी उनका अमेरिका के साथ ताल्लुक रहेगा। लेकिन वो अपना दिफा भी अब खुद करना चाहते हैं और साथ ही साथ चीन के साथ भी अपनी ऑप्शंस रखना चाहते हैं। तो यूरोप जो है इस वक्त मेरे ख्याल में अपने आप को रीडिस्कवर कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त इनपुट भी हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। सर थैंक यू सो मच। नाजरीन, एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो नई धमकी ट्रंप साहब ने दी है आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की, ये कितनी अहम है, ये क्या हो सकती है, ये डूएबल है कि नहीं है, ये महज धमकी है, और ईरान के जो कार्ड्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है और कितने अहम हैं। आप इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी होंगे और एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब भी होंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा मत।